जो सिचुएशन पैदा हुआ है इसका मल्टीपल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। आप सही बताया। जी जो जोशीमठ आज हम लोग देख रहे हैं, आज से 6000 साल पहले वहाँ पर अर्थक्वेक इंड्यूस्ड लैंडस्लाइड हुआ था। उसके जो डेब्री एंड हमारा ग्लेशियर्स भी रिट्रीट होकर के जब पीछे चला गया, जो मलबा छोड़ के गया उसी के ऊपर स्टार्ट हुआ था। तब इतना विस्तार नहीं हुआ था सिटी का। बट हम लोग इसके बारे में 1886 में एक हिमालयन गेजेटियर में एटकिंस ने ये बात ने कहा है। सो लॉन्ग बैक हम लोगों को इसका बारे में पता चलता है। जो सिचुएशन इस रीजन में जो फाउंडेशन स्टोन है क्वार्जाइटिक, नाइसिक एंड सिस्टोस क्रिस्टलाइन रॉक्स, वो थोड़ा वेदर्ड हो गया। वेदर्ड का वजह से उसके जो ऊपर से ओवरबर्डन प्रेशर आते हैं उसका सस्टेन पावर घट गया। तो सिचुएशन ऐसे जब था एंड मिश्रा कमेटी रिपोर्ट में यही चीज को कहा गया था कि इस पर कभी हेवी कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। इसमें खनन का काम बहुत साइंटिफिक मैनर में होना चाहिए। इसमें जो भी बिल्डिंग होगा, एक लैंडस्लाइड प्रोन जोन है, अर्थक्वेक प्रोन जोन है, यहाँ पर स्ट्रक्चर को उस तरह से मटेरियल यूज करना चाहिए जो लैंडस्लाइड एंड अर्थक्वेक को सस्टेन कर सके। एंड लेकिन क्या हुआ 1976 के बाद ऑनवर्ड, ये इस पर्टिकुलर सिटी हिमालय में जितना सारी आपका हिली स्टेशंस मिलेगा, हिली टाउन मिलेगा, उसमें से जोशीमठ हैज गॉट स्पेशल अटेंशन। क्योंकि ये जोशीमठ हमारा जो हिमालय के विभिन्न क्षेत्र में जाने के लिए एक गेटवे है। आपका अगर ओली जाना है एज ए टूरिस्ट, आपका एज ए पिलग्रिमेज बद्रीनाथ जाना है, हेमकुंड साहिब जाना है, और आपको एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है वहाँ पर ब्यूटीफुल वैली ऑफ फ्लावर है, वहाँ पर जाना है। ये यहाँ से लोग ट्रेकिंग करने के लिए जाता है। तो क्या हुआ इन कोर्स ऑफ टाइम जोशीमठ को लोग इस्तेमाल करने लगा, वहाँ पर हॉल्ट करने लगा। उसके बाद वो डिफरेंट डिफरेंट जगह में अपना अपना, तो लॉट ऑफ पिलग्रिमेज, लॉट ऑफ ट्रेकिंग पीपल, लॉट ऑफ टूरिस्ट यहाँ पर जब आने लगा तो यहाँ का जो लोकल लोग, यहाँ का जो हैबिटेट जो लोग बासिंदा है, वो लोग अपना अपना बिजनेस थोड़ा थोड़ा करके शुरू कर दिया। लॉट ऑफ टूरिस्ट, लॉट ऑफ लॉज, लॉट ऑफ होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ये लोग कंस्ट्रक्शन करने लगा। और वो भी एक डाउन स्लोप रीजन में, आपको मालूम ही है जो जोशीमठ 6000 फीट हाइट में है, और ऑल द हाउसेस, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा, रेस्टोरेंट्स आर इनटू द डाउन स्लोप। हम लोग ये देखे हैं जो मकान बना है उसका मटेरियल्स भी हेवी इस्तेमाल हुआ है। जो मकान बना है उसके नीचे फाउंडेशन भी सही तरह से नहीं है, एंड जो ड्रेनेज पैटर्न है, नेचुरल ड्रेनेज पैटर्न, वो ऑब्स्ट्रक्शंस हो गया। उसके वजह से पानी जिस पाथ से जाना चाहिए था वो पाथ बंद हो गया। वो दूसरा पाथ लेकर के जब जाने लगता है तो वहां पर और ज्यादा स्ट्रेस पैदा करता है। तो यहाँ पर एक चीज और है, अगर डाउन स्लोप में आप देखेंगे चारों तरफ, there are lot many nalas are there, many rivers are flowing, Alaknanda, Dhalinanda, Daksala, all these things are there। and ये लोग पूरा जो मेल्ट वाटर है, जो हमारा नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर यहाँ के थ्रू जब जाने लगता है तो डाउन स्लोप में एकदम फुट में जो टो है, टो में वो रिवर फ्लो का वजह से कटिंग होता है, जिसको हम टो कटिंग बोलते हैं। और जब क्या होती है, हाँ बिल्कुल समझाएं, हम चाहेंगे आप समझाएं हमारे व्यूअर्स को कि कई बातें हैं इसमें। जैसे आप टो कटिंग की बातें बता रही है, टो कटिंग टर्म है, तो इसमें क्या रिवर, क्या उसकी तलहट को, जो जहाँ जोशीमठ है उसके जो तलहट में अगर हम चले जाएं, वहां नदी जो है वो उसको काट रही है, वहां की मिट्टी को और हटाती जा रही है, जिससे कि उसकी जो नींव है, फाउंडेशन है, जियोलॉजिकल फाउंडेशन है, वो पहले से तो कमजोर था और भी कमजोर होता जा रहा है क्या इस वजह से? एग्जैक्टली इसमें दो चीज हो रहा है, आपको मैं फिर बताता हूँ। जोशीमठ ऐसे हाइट में है और डाउन स्लोप में आपका बहुत सारी मकान, रेस्टोरेंट हुआ है, और ऐसे आपका रिवर फ्लो होकर के आ रहा है जो अलकनंदा है। जब उस रिवर में ज्यादा पानी जाता है, रिवर को जो बैंक है, साइड है, जिसका जोशीमठ का फुट पे वो टो में कटिंग कर रहा है, एंड उसके वजह से
क्या हो रहा है, कुछ पानी कभी अंदर भी घुस जा रहा है, वेदर कर जा रहा है, पानी जी, का जो रॉक है, रॉक का स्ट्रेंथ को घटा दे रहा है, रॉक ऊपर से एक बहुत सारा हेवी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग जो हुआ है उसको सस्टेन करने के लिए जो उसका कैपेबिलिटी था, बिकॉज ऑफ द वेदरिंग, बिकॉज ऑफ द लूजिंग ऑफ सम ऑफ द स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ जिसको हम कहते हैं, वो सब घट रहा है, कम रहा है, एंड उसके वजह से ऊपर से जितना लोड आ रहा है वो उसको सस्टेन सहन नहीं पा रहा है, एंड उसके वजह से वो सिंक हो रहा है। दिस इज वन फैक्टर। सेकेंड फैक्टर मैंने बताया, नेचुरल फ्लो ऑफ से जो चीज नीचे हो रहा है, ये जी, नेचुरल प्रोसेस से हो रहा है, ये एंथ्रोपोजेनिक प्रोसेस से हो रहा है। इसके अलावा इस रीजन में हम लोग देखे हैं, जो पहले भी 1990 में भी 1999 में चामोली में अर्थक्वेक आया था 6.8 मैग्नीट्यूड। अर्थक्वेक पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी वेरी वल्नरेबल दिस रीजन, सेस्मिक जोन 5 हाईएस्ट सेस्मिक जोन में पड़ता है। और इस रीजन में बिकॉज ऑफ ऑल दिस स्लोप रीजन, स्लोप इंस्टेबिलिटी है, पानी घुस जाता है अंदर में, पानी घुसने के बाद उसमें एक प्लेन ऑफ वीकनेस पैदा करता है, जिसके ऊपर से सब गिरने का और ग्रेविटेशनल फोर्स में नीचे आने का संभावना बहुत इंक्रीज हो जाता है। अभी इस रीजन इतना स्ट्रेस हो गया सरफेस लोड से, बिकॉज ऑफ हेवी कंस्ट्रक्शन, सब सरफेस प्रोसेस जी, से, क्लाइमेट इंड्यूस्ड फेनोमेना, जो ढालीगंगा ऋषिगंगा में इतना सारी पानी 2022 में एंड वो डेबरी लेके आया था, उसमें इरोजन बहुत ज्यादा हुआ था, रॉक इरोजन, सैंड इरोजन एंड रॉक कटिंग, स्लो कटिंग में जो बता रहा है, इतना सारी प्रोसेस चल जी, रहा है। तो वो जो जिसके ऊपर जोशीमठ खड़ा है, वो पूरा एरिया ही आपका सब सरफेस से भी स्ट्रेस हो रहा है, सरफेस लोड से भी स्ट्रेस हो बिल्कुल। रहा है, क्लाइमेट इंड्यूस्ड फिनोमेना भी स्ट्रेस कर रहा है। तो इसके वजह से ये फ्रेजिलिटी पहले से ही मालूम है, हिमालयन रीजन वेरी फ्रेजिबल है, इसका इकोसिस्टम को हम लोग को मेंटेन करना चाहिए। लेकिन इतना सारी फैक्टर एक साथ में आने के बाद कुछ खनन का काम भी हुआ है, जिसमें टनल कंस्ट्रक्शन होता है, रोड कंस्ट्रक्शन होता है, जिसमें से अगर सही तरह से साइंटिफिक मेथड फॉलो किया जाता है तो उसके ऊपर इम्पैक्ट जितना पड़ता है, अगर वहां पर नॉन साइंटिफिक वे में वो कटिंग करे आइडर रोड के लिए और टनल के लिए, तो हिमालय के ऊपर थोड़ा सा प्रभाव, थोड़ा सा इम्पैक्ट ज्यादा होता है, इस रीजन के ऊपर ज्यादा होता है। वो बहुत तरह एक्टिविटीज एक साथ में प्ले किया है इस रीजन में। और इस रीजन हिमालय का डिफरेंट प्लेस में जाने के लिए भी एक रूट हो गया, जिसके वजह से इतना सारी चीज एक साथ में डेवलपमेंटल एक्टिविटी का वजह से सिंकिंग हो रहा है, वो क्रैक डेवलप हो रहा है, फ्रैक्चर डेवलपमेंट और बिल्डिंग। जी। डॉक्टर कालाचांद साई, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि जिस तरह कहा आप बता रही हैं कि इस रीजन में बहुत सब सरफेस एक्टिविटी है, टेक्टोनिकली बहुत एक्टिव है, तो इसका मतलब क्या है? क्या किस तरह से इस हिमालयन रीजन में क्या सब सरफेस एक्टिविटी हो रही है जो इस रीजन को और भी कमजोर बना रही है? और अगर हम जोशीमठ की बात करें तो इस पर चारों तरफ से प्रेशर पड़ रहा है। तो अब हम इस टर्म को आप हमें समझाएं कि टेक्टोनिकली एक्टिव क्या है ये, और सब सरफेस एक्टिविटी क्या हो रही है? यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट की आप बात करते हैं, वहां किस तरह की एक्टिविटी हो रही है? देखिए, हम लोग जब जो लोग जियोलॉजी समझते हैं उन लोग के लिए इजी होगा, जो लोग जी, नहीं समझते हैं उन लोग के लिए मैं एक सिंपल टर्म में बताता है। जो सभी लोग को मालूम है जी, दैट इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के कन्वर्जेंस का वजह से ये हिमालय जी, बिल्ड हुआ था 55 मिलियन ईयर्स पहले से शुरू हो रहा है। अभी भी ये इसमें साथ हम्म, साथ में प्रोसेस, मतलब रॉक नीचे से ऊपर आ रहा है, एक्सक्यूमेशन हो रहा है, कन्वर्जेंस हो रहा है। हम्म, दैट मीन एक प्लेट दूसरे के ऊपर ऐसे स्लीपिंग फास्ट हो रहा है। देन वहाँ का जो हम्म, रॉक है, रॉक डिफॉर्मेशन हो रहा है। डिफॉर्मेशन का मतलब है क्या, रॉक वहाँ पर बहुत स्ट्रेस हो जा रहा है, स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, और हम्म, वो साथ साथ इसमें जब हो रहा है तब वो कोशिश करता है कुछ अगर वीक जोन मिले उसके थ्रू वो निकालने के लिए, जिसको हम बोलते हैं आर्थ। तो इस रीजन इतना सारी स्ट्रेस है बिकॉज ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट। वो स्ट्रेन एनर्जी जी, इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक इस रीजन में हमेशा कुछ ना कुछ स्मॉल मैग्नीट्यूड हो ही रहा है। हमारा 1999 में मैंने अभी पहले बताए थे 6.8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक हुआ था चामोली में। 1991 में जी, उत्तर कच्छ में हुआ था। 2017 में रुद्रप्रयाग में हुआ था 5.7 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक इस रीजन में आता रहता है, एंड अर्थक्वेक इज नथिंग बट
जो स्ट्रेन एनर्जी दोनों प्लेट का जी। कन्वर्जन की वजह से सब सरफेस में एक्यूमुलेट हो रहा है, वो कभी-कभी निकाल के आ जाता है वीक ज़ोन के थ्रू। ये टेक्टोनिकली ये रीजन बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि इसके में नॉर्थ में एक पर्टिकुलर जियोलॉजिकल फॉल्ट है जिसको हम लोग वैकुंठ फास्ट बोलता है, मेन सेंट्रल फास्ट बोलते हैं। वो उससे एनर्जी निकालने के लिए थोड़ा इजी पाथ होता है, एंड ये सेस्मिसिटी इस रीजन का बहुत ज़्यादा है। ये है आपका कन्वर्जेंस एंड सबसरफेस प्रोसेस, एंड उसके वजह से सेस्मिक एक्टिविटी। और जब सेस्मिक एक्टिविटी होता है तो नीचे से जब एनर्जी ऊपर आ जाता है, एक्सप्लोशन हो जाता है, रॉक थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है जो ओरिजिनल पोजीशन में था उससे, तो उसके वजह से भी कुछ ना कुछ टिल्टिंग, कुछ ना कुछ बोल्डर, बहुत तरह चीज यहाँ पर पैदा हुआ है। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि जो सेस्मिक एक्टिविटी हो रही है, सबसरफेस यानी ज़मीन के नीचे जो एक्टिविटी हो रही है, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट का जो आपस में लंबे समय से ये चल रहा है कि एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं और उस लिहाज से ये हिमालयन रीजन बहुत ही सेंसिटिव है। साथ ही आपने बताया कि किस तरह से जो जब चमोली में घटना हुई थी, तो उसके बाद जो बहुत सारा मलबा बहकर आया, उसने भी इसको नीचे से तलहट से जोशीमठ के पास के इलाके को काटा। और साथ ही आप ये बता रहे हैं कि जिस तरह की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है जोशीमठ में, तो वो इस तरह की नहीं हो रही कि वो साइंटिफिक हो। और वहां से अब जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हुई, जिस तरह के घर बने हैवी मटेरियल से बने, जो पानी बहकर आता था वाटर स्ट्रीम्स का नीचे, वो रुक गया। तो वो कहीं से भी पानी निकल रहा है, जमीन कहीं से भी फट रही है। और सेस्मिक जोन 5 की आपने बात करी कि ये काफी डेंजरस इलाकों में आता है। तो क्या वहां जितना ज्यादा कंस्ट्रक्शन। जी। या एक चीज मैं इसमें कहना चाह रहा हूँ, जो साइंटिफिक वे में जब कोई रिकमेंडेशन जाएगा उसी जगह में ही होना चाहिए, लेकिन वो कहाँ पर रोड होना चाहिए, कहाँ पर टनल होना चाहिए, अगर वहाँ पर टनल होगा, रोड होगा, तो हिमालय के ऊपर स्ट्रेस कितना आएगा, उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर स्ट्रेस कितने होगा, एक जियोलॉजिकल, जियोफिजिकल, जियोटेक्निकल सर्वे के थ्रू हम लोग एसेस करते हैं। एसेस करने के बाद रिपोर्ट बनाते हैं। ऐसे नहीं कि किधर भी हम साइंटिफिक वे में रोड बना देंगे, किधर भी टनल बना देंगे, वो भी एक असेसमेंट के बाद ही कितना चौड़ा रोड बन सकता है और टनल हो सकता है कि नहीं हो सकता, उस रीजन का फैसिलिटी जब तक पूरी तरह से स्टडी नहीं कर पाएंगे, हम लोग रिपोर्ट नहीं छपेंगे, तब भी वो साइंटिफिक वे में भी अभी जो स्थिति है यहाँ पर तो कुछ एक्टिविटीज होना नहीं चाहिए। अभी टाइम बीइंग यहाँ पर ऑल सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज जो कंस्ट्रक्शन का हो और ये ऐसे डिगिंग का हो, वो बंद होना चाहिए, क्योंकि अभी ये सिचुएशन थोड़ा ग्रेव हो गया, सिचुएशन थोड़ा हाईएस्ट लेवल में पहुंच गया। अभी किसी के वजह से इस रीजन में पूरा लैंडस्लाइड आ सकता है। हम लोगों का शंका ये भी है कि अभी जनवरी एंड में और फेब्रुआरी बिगिनिंग में अगर कुछ बारिश हो गया, जिस तरह से क्रैक्स डेवलप हुआ है, अगर उसके अंदर पानी घुस गया, तो दैट विल एक्ट एज ए प्लेन ऑफ वीकनेस, उसके ऊपर से पूरा हाउस, कंस्ट्रक्टेड हाउस एंड पूरा मिट्टी, पूरा जो रॉक फॉर्मेशन नीचे गिर जाएगा इन द फॉर्म ऑफ लैंडस्लाइड्स, वो होने का है। अगर वहां पर अर्थक्वेक भी, छोटा अर्थक्वेक भी आ गया, जो सिचुएशन अभी है, उसमें भी हमारा आपदा आने का बहुत ज्यादा संभावना है। जी। डॉक्टर कालाचंद साई, आपसे भी समझना चाहूंगी कि जिस तरह इस की हम बात कर रहे हैं, क्या इतनी एनर्जी उस एरिया के नीचे एक्यूमुलेटेड है? क्योंकि जो भूकंप आते हैं, तो क्या ये एरिया फॉल्ट लाइन पर है और कि कभी भी भूकंप आ सकता है, कभी भी लैंडस्लाइड हो सकता है? क्योंकि जिस तरह से ये बहुत ही संवेदनशील इलाके में है जोशीमठ, तो क्या यहाँ कभी भी भूकंप, कभी भी लैंडस्लाइड, क्या इतनी एनर्जी एक्यूमुलेटेड है नीचे? और क्या ये फॉल्ट लाइन पर है जहां से भूकंप आता है? तो मतलब अगर अब हमारे व्यूअर्स को समझा पाए भूकंप कैसे आता है, एनर्जी रिलीज होती है फॉल्ट लाइन से, तो क्या वो ऐसी जगह पर, ऐसे रीजन में है जहां इन दोनों की संभावना है? यस, देखिए जोशीमठ के नॉर्थ में एक मेन टेक्टोनिक एंड जियोलॉजिकल फॉल्ट है, जिसको हम लोग जियोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी कहते हैं एमसीटी या बैकिटाथास्ट। जो सब सरफेस में प्रोसेस के बारे में हम पहले बताए हैं, उससे जो रॉक डिफॉर्मेशन हो रहा है, रॉक जो स्ट्रेन हो जा रहा है, उससे जो एनर्जी एक्यूमुलेटेड है, वो चाहते हैं कभी भी उसको मौका मिले, किधर से भी कुछ वीक जोन मिले, उसके थ्रू निकाल के बाहर आने के लिए।
and AE have fault line or geological line जो act as a path for the release of that वो एनर्जी जो accumulated हो गया सब सरफेस में वो उससे थ्रू आने का एक पाथ बना देता है। ये फॉल्ट लाइन इसी का नॉर्थ में ही है जो मैंने जो बातें कर रहा है एमसीटी एंड बरकीत खास के बारे में। एक तो एक चीज हो गया, दूसरा चीज जब ये टाउन बिल्ड होता है एंड जोशीमठ का सिचुएशन भी ऐसे है, इसके जो डाउन स्लोप में बहुत सारी मकान बनाए हैं, वो मकान एक स्लोप जी का जो एस्पेरिटी है, स्लोप का जो कार्वेचर है, इसके जो जिस तरह से रॉक स्ट्रेंथ है, मटेरियल है और जो लिथोलॉजी है, ऑल दिस फैक्टर्स इसके हम लोग अगर देखें तो उससे कौन पार्ट ज्यादा ससेप्टेबल टू लैंडस्लाइड्स है, कम ससेप्टेबल टू लैंडस्लाइड्स एंड मीडियम ससेप्टेबल टू लैंडस्लाइड हम मैप बना सकते हैं, हम लोग बनाया भी है। इससे पता चलता है जी कौन रीजन ज्यादा ससेप्टेबल टू लैंडस्लाइड्स। लेकिन लैंडस्लाइड्स को ट्रिगर करने के लिए 3 फैक्टर काम करता है। वो 3 फैक्टर में फर्स्ट है अगर वहां पर रेनफॉल हो गया, तो इफ वी नो द जी रेनफॉल थ्रेशोल्ड तो वो हमको यू हेल्प करता है टू फोरवन लैंडस्लाइड उस रीजन में। अगर वहां पर टेक्टोनिकली कुछ मूवमेंट होने लगा बिकॉज ऑफ दिस अर्थक्वेक, उसमें भी लैंडस्लाइड होने का संभावना होता है। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इम्पैक्ट ऑफ द caused by the anthropogenic behavior, anthropogenic some sort of activities। उसमें आपका मान लीजिए ड्रिल कर रहा है, कोई हेवी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, लोड नहीं ले पा रहा, सो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज का वजह से भी हो सकता है। तो जब इस रीजन को हम लोग मैप करते हैं तो देखे हैं ये लैंडस्लाइड का हाईएस्ट सस्टेनेबल जोन में है। कभी भी इसके ऊपर बारिश आएगा तो गिर सकता है, कभी भी इसको टेक्टोनिक मूवमेंट बाय अर्थक्वेक होगा तो ये गिर सकता है, इस तरह से। और थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर तो हो ही रहा है, इस रीजन में इतना सारी लोड ऊपर से आ रहा है जो नीचे का बेसमेंट और फाउंडेशन रॉक उसका स्ट्रेंथ उतना नहीं है जो वो सस्टेन कर सके, वो सिंक हो रहा है, वो सब्सिडेंस हो रहा है। जी, जो आपने समझाया कि सब्सिडेंस क्या होता है, जोशी मठ में लैंड सब्सिडेंस है वो क्या है, कि वहाँ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत सारा भार डाल दिया गया, रेस्टोरेंट्स, होटल, टूरिस्ट स्पॉट, कंस्ट्रक्शन, जरूरत से ज्यादा मकान और बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हुई, फिर सड़कें बनाई गई, तो वो इसके लिए था नहीं। अब साथ ही आपने ये बताया कि वहां पर जिस तरह से अगर हैवी बारिश आ गई तो वहां पर दिक्कत हो सकती है, तब कुछ बह के आ सकता है। भूकंप आ गया क्योंकि वहां पर सेस्मिक जोन 5 में है, डेंजरस जोन में है, वो हिमालयन रीजन है, टेक्टोनिक एक्टिविटी टेक्टोनिकली काफी एक्टिव है, नीचे यूरेशियन प्लेट है, इंडियन प्लेट की जो एक्टिविटी चल रही है, सब सरफेस एक्टिविटी की आपने बात की। साथ ही अगर पानी बह के बहुत आ जाता है, जैसे चमोली में जब हादसा हुआ था तो उसमें जिस तरह से पानी बहकर आया उससे भी बहुत काटा नीचे तलहट में जोशीमठ के पास। और आपने एक बताया कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, कि अगर मान लीजिए ये इलाका, सबसे ज्यादा जो इस पर सवाल उठा रहे हैं एनवायरमेंटलिस्ट, वो ये उठा रहे हैं कि जो यहाँ पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, क्या ये इलाका बोरिंग के लिए, ब्लास्टिंग के लिए, टनल बनाने के लिए, सुरंग बनाने के लिए सुरक्षित था? किस तरह से वैज्ञानिकों की चेतावनी को नजरअंदाज किया और एक तरह से किसी आपदा को आमंत्रित करने की दिशा में कदम बढ़ाए गए? डॉक्टर कालाचंद सर। देखिए, जब इस तरह का प्रोजेक्ट सैंक्शन होता है, इसका पहले एक कमिटी इसी जगह को असेस करता है जियोलॉजिकली, जियोटेक्निकली एंड फ्रॉम जियोफिजिकल स्टडीज आल्सो। ये देन दे वो लोग रेकमेंड करता है गवर्नमेंट को जो यहाँ पर अगर ऐसे प्रोजेक्ट करना है तो क्या क्या खतरा आ सकता है, क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, कितना चौड़ा होना चाहिए, कितना डेप्थ में होना चाहिए, ये सब चीज को पूरा एक साइंटिफिक कमिटी रिपोर्ट बनाते हैं, बनाया भी है। 2022 का रिपोर्ट, 2006 का रिपोर्ट, 1976 का रिपोर्ट, टाइम टाइम जो साइंटिस्ट है, जो जियोलॉजिस्ट है, ये लोग जियो साइंटिस्ट, जियोलॉजिस्ट ये लोग बना के देते हैं। दे दे मेक बहुत ज्यादा इंटेंसिव स्टडी करके ये पता चलता है। लेकिन इसके कितना होना चाहिए उसके ज्यादा हो जाता है, कभी 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 जहां पर नहीं होना चाहिए वहां पर हो जाता है। तो ये सब चीज के वजह से ही इवन हम लोग का साइंटिफिक रिपोर्ट देने के बाद उसको अगर डिटो फॉलो करते तो इस तरह सा चीजों को आज हम लोग को देखने नहीं मिलता। उसमें भी कहीं गलती हो गया, यानी गलतियां इधर बहुत सोर्स से भी होता है, एंड जिसके लिए हम सभी लोगों को मालूम है
जो एग्जीक्यूट करता है, जिसको अवार्ड दिया जाता है, वो भी सब कॉन्ट्रैक्ट को देते हैं साइंटिफिक वे में, जिसको वहां पर करना चाहिए था वो फॉलो नहीं करता है, वो एक दूसरा तरह से कर देता है काम को निभाने के लिए। और इस तरह से चीजें को हम लोग मॉनिटर नहीं करते हैं, उसको मॉनिटर करना भी जरूरी है। जो प्रोजेक्ट दिया जाने के बाद भी जो काम चलता रहता है, एंड उसके लिए एज ए टूरिस्ट, एज ए लोकल पीपल, एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, एज ए डिजास्टर मैनेजमेंट पर्सन, हम सभी लोग का अभी तो ऐसे कौन इसके लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, कम रिस्पॉन्सिबल है, वो टाइम नहीं है। नाउ ऑनवर्ड हम लोगों को सभी को एक साथ में एकजुट हो करके इसके किस तरह से जो आपदा अभी इस जगह में हम लोग आज एपिसोड देख रहे हैं, जिस तरह के यहाँ पर इंसिडेंट हो रहा है, इसको हम लोग लाइफ को सेव कर सकता है, ये सबसे बड़ा चीज है। अभी स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज हमारा पास उतना वैल्यू नहीं है जो लाइफ का वैल्यू है, तो वहाँ पर स्ट्रक्चर छोड़ के, मकान बहुत छोड़ करके हमको वहाँ से दूसरा जगह जाने का जरूरत है। जी, वहाँ से बिल्कुल सारे लोगों को शिफ्ट करना होगा, शायद कहीं और ले जाने की ज़रूरत होगी और उनका शायद रीसेटलमेंट करने की अब शायद कोशिशें करनी होंगी कि रहने के लिहाज से अब वो बिल्कुल सुरक्षित इलाका नहीं बचा है, डॉक्टर कालचंद साहब। ये देखिए वहां पर अभी जो स्थिति है, जिस तरह से हम लोग ट्रैक देख रहे हैं, और काफी मकान को इवैक्यूएट भी किया गया है, लोगों को वहां से लेके भी गया है, बट वो एक सेपरेट इशू, उसका रिहेबिलिटेशन कैसे होगा, एक चर्चा उसके ऊपर भी हो रहा है। लेकिन हम लोग अभी देखते हैं इस रीजन में हम लोग अगर छोड़ के लोगों को लेके चला जाए, एटलीस्ट लाइफ का हम लोग जिंदगियां बचानी बहुत जरूरी है इस वक्त। स्ट्रक्चर में, हमारा मकान में, खेती में क्या हो रहा है, क्योंकि सिचुएशन वो भी इम्पोर्टेंट है हमारा रोटी रोजगारी के लिए। हमारा मकान भी काफी कॉस्टली हो सकता है, लेकिन अभी जो सिचुएशन पैदा है उसमें लाइफ सेविंग इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन हमारा जो वहाँ पर स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज खेती को देखने के लिए। ये बहुत बड़ा कदम, एंड थोड़ा सा रीअसेस करके, स्टडी करके कितना मकान वहाँ से खाली करवाना चाहिए, कितना लोगों को वहां से शिफ्ट कराना चाहिए, कौन सा वार्ड में ज्यादा अफेक्टेड हुआ है वो वार्ड को करना चाहिए, ये सब चीज चल रहा है। आई थिंक स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो कमिटी कॉन्स्टिट्यूट किया है, बहुत सारी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी उसमें इन्वॉल्व है, एंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट गवर्नमेंट बहुत एक्टिव वे में काम कर रहा है। हम इसके लिए सारी चीज मिशनरी को बधाई देते हैं, एंड इसके लिए हम लोग रेडी है कि किस तरह से लोगों का लाइफ को सेव किया जाए एट दिस मोमेंट। जी, कि लोगों की जिंदगियां बचाना इस वक्त बहुत जरूरी है और वो कैसे बचाई जाए इस पर ध्यान दिया जा रहा है और सारी अथॉरिटी अब इसी कोशिश में लगी है कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए, बड़ा हादसा। और क्योंकि ये हिमालयन रीजन है और ये इलाका काफी सेंसिटिव जोन में आता है, भूकंप के लिहाज से भूस्खलन हो सकता है और कई तरह की यहाँ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रही हैं। कई रिपोर्ट आई, आप देश के बड़े साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर कालाचंद साईं, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, जो कि जिस तरह से जियोलॉजी पर स्टडी करता है, बहुत सारे रिपोर्ट आई हैं आपकी। हाल ही में एक शायद 2022 की रिपोर्ट की हम आपसे बात करना चाहेंगे कि इस रिपोर्ट में इस रीजन को लेके, जोशीमठ रीजन को लेके, उत्तराखंड रीजन को लेके, हिमालयन रीजन को लेके किस तरह की बातें सामने आई। जी, मैं आपसे डॉक्टर कालाचंद साईं, मैं आपसे सवाल करना चाह रही हूँ, जो 2022 की रिपोर्ट है उसमें किस तरह की बातें कही गई हिमालयन रीजन को लेकर। देखिए 2022 के जो रिपोर्ट मैंने जो चीज़ कह रहा हूँ इसमें लिखा भी है वो रिपोर्ट में, 2006 का भी एक रिपोर्ट उसमें भी लिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो सर्वे से हम लोगों को ये पता चला, जो जोशीमठ का कुछ वार्ड जैसे रविग्राम है, सीमा है, देन सुनील है, मावारी है, ये सब वार्ड में लॉट ऑफ वो क्रैक्स डेवलप हुआ है, हम लोग ये ऑब्जर्व किए हैं। हम लोग ये भी ऑब्जर्व किए हैं जे इसके जो डिफरेंट टाइप ऑफ नाला एंड रिवर्स है, जो धौलीगंगा एंड दैट अलकनंदा, Nakshalla, as well as all these rivers and nalas जो नीचे
सेडिमेंट को इरोजन कर रहा है, रॉक को वीक कर रहा है, टो कटिंग हो रहा है, ये सब फेनोमेना वहाँ पर मेंशन किया गया है। ये भी मेंशन किया गया है जो यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ पर इवन जो सीवर सिस्टम वो ठीक नहीं है, वो साइंटिफिक वे में और प्लान वे में बनाया जी नहीं गया है, उसके भी थ्रू नेचुरल फ्लो वाटर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। ये लिखा गया है जो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस है, इवन इफ वहाँ पर नज़दीक में कुछ क्रैक है, नेबर हाउस में कुछ क्रैक है, फिर भी ये हाउस को एक्सपेंड किया गया है, एक्सटेंड किया गया है, उसके ऊपर न्यू कंस्ट्रक्शन भी हुआ है, इस तरह से चीज़ें हुआ है। एंड ये जो चीज़ एंड मशरूमिंग बिल्डिंग्स भी आया है, वो ये पिछले हम्म, 5-7 साल का मामला नहीं है, ये पीछे बहुत जी सालों से, डिकेड से स्लोली इसके ऊपर जो डेवलपमेंट हुआ है, वो एक साइंटिफिक वे में, वो प्लान वे में, और कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो स्लोप रीजन में होना चाहिए, अर्थक्वेक प्रोन रीजन में होना चाहिए, कम लाइट वेट मटेरियल, ये सब इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसका बारे में वहाँ पर मेंशन हुआ है। एंड ये हम लोगों को एक थोड़ा सा रिपोर्ट से हम लोगों को लेसन, इसका पहले इंसिडेंट से लेसन, हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ गलतियां करते रहे हैं। जी, बहुत गलतियाँ हुई हैं इस रीजन में, चाहे कंस्ट्रक्शन की बात करें, बोरिंग की, ब्लास्टिंग की बात करें, मशरूमिंग है बिल्डिंग्स की, उसकी बात करें, रेस्टोरेंट, होटल, अ, और बहुत बड़ी संख्या में घरों के बनाने की बात करें। अ, साथ ही आपने ड्रेनेज सिस्टम की बात की, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बहुत खराब है, जो कि नेचुरल वाटर के फ्लो को रोक रहा है। उसके क्या प्रभाव हुए? किस तरह की खामियाँ रही उसमें? देखिए, मैं जब वहाँ पर मेल्ट वाटर आता होगा, जो नेचुरल वाटर वहाँ पर फ्लो होता है, इवन देयर आर लॉट ऑफ स्प्रिंग्स, स्प्रिंग से भी पानी आता है, तो वो पानी जी, जिस पाथ से जाना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल पाथ, वो एक पार्टिकुलर स्लोप में जाता है, लेकिन वहाँ पर हम ऑब्स्ट्रक्शन करके बिल्डिंग और कुछ रेस्टोरेंट और कुछ होटल और कुछ मे बी टूरिस्ट लॉज बना देंगे, तो वहाँ से जाने का जी, पाथ बंद हो जाएगा, तो दूसरा अल्टरनेट पाथ ढूंढेगा। जब अल्टरनेट पाथ ढूंढता है, तो एक फोर्स फोर्स क्रिएट होता है, वो फोर्स का वजह से एक न्यू टाइप ऑफ फ्रैक्चर क्रिएट होता है, एंड वो फ्रैक्चर के अंदर फिर अगर पानी घुस गया, तो उस जगह को और वीकेंड कर देता है, और आहिस्ते आहिस्ते इन कोर्स ऑफ टाइम, मैं बता रहा हूँ, ये सब चीज जो हुआ है, जी। ये एक डिकेड का भी मामला नहीं है, ये कहीं डिकेड का इम्पैक्ट अभी हमको देखने के लिए मिल रहा है। एंड ये सिचुएशन हम लोगों को अगर बहुत डिकेड से अगर इस तरह से ध्यान दिया जाता, इवन 1976 रिपोर्ट, लॉन्ग बैक रिपोर्ट, आज आज से जी, इतना साल पहले का रिपोर्ट, उससे अगर हम लोग फॉलो करते, तो ये सिचुएशन आज हम लोग को देखने नहीं देता। जी, हम 1976 की मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं और आज हम 2023 में इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो समस्या पैदा हुई है पिछले 10 सालों में पैदा नहीं हुई है, ये कई दशकों में पैदा हुई है। इसका धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है, बट अभी तेजी गति जी, से, बिकॉज ऑफ जोशीमठ हैज बीन यूज्ड एज ए हल्टिंग प्लेस जैसे काम करता है, लोग यहाँ पर रुकता है, रुक करके डिफरेंट काम में जाता है, टूरिस्ट हो, पिलग्रिमेज हो, ट्रेकर हो, तो इसके लिए जी, यहाँ पर प्रभाव पीपल का, हैबिटेशन का भी, एंड लोगों का रोटी रोटी रोजगारी के लिए भी लोग अपना अपना रेस्टोरेंट, अपना अपना डिफरेंट टाइप का कर लिया इस रीजन में, ये भी एक पॉइंट है। अपना जॉब उस तरह सा हिली रीजन में काम है, लोग कोशिश करते हैं किसी तरह से अपना, अगर कोई रेस्टोरेंट खोल दिया, कोई उसमें कुछ बेचने लगा, चाय का दुकान, एक स्लोप रीजन में जहाँ होना नहीं चाहिए, लेकिन वो सोचा शुरू में जो यहाँ पर तो लोड नहीं होगा, पहले चाय का थोड़ा छोटा दुकान खोला, आज से 20-25 साल पहले, थोड़ा फायदा होने लगा, उसको बड़ा कर दिया, कंक्रीट स्ट्रक्चर बना दिया, लोड फिर होने लगा, इस तरह से एक के बाद एक सब लोग, तो इसलिए मैं मेरा विचार से इस रीजन के लिए हम सभी लोगों का बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, वहाँ का लोग जो रेसिडेंट है, वह गवर्नमेंट जो है, यहाँ पर साइंटिफिक कम्युनिटी है, यहाँ पर जो हम लोग डिसेस्टर जो टूरिस्ट जाता है, सभी का एक साथ एक जो इसी हिमालयन इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने के लिए सभी का रोल है, इसमें किसी पर्टिकुलर एक गोष्ठी, कम्युनिटी, और मे बी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन को जिम्मेदारी ठहरना ठीक नहीं होगा, ये हम लोग बहुत लोग इसमें दिए, लोकल रेसिडेंट्स
उसको भी किस तरह से परमिशन मिलता है, परमिशन का क्वेश्चन आता है, वो परमिशन कौन देता है, कहाँ से मिलता है, वो भी वो बेग करता होगा, हमारा रोटी रोजगारी होगा, हमको वहाँ पर थोड़ा करने दीजिए। इस तरह से बहुत चीज गलत ढंग से हो जाता है। जी, तो ये जो जोशीमठ रीजन है, इसका जियोलॉजिकल फाउंडेशन हमेशा सवालों के घेरे में रहा कि जिस फाउंडेशन पर ये बना है, शुरुआत से हम इसकी चर्चा कर रहे हैं और आपने कई बातें बताई इसमें कि ये जो जोशीमठ का ये जो बसा था, ये एक ऐसी कई हजार साल पहले की आप बात कर रहे हैं कि जब कभी लैंडस्लाइड हुआ होगा, तब उसके मलबे पर ये बसा था, उसकी डेब्रिस पर बसा था और लूज मटेरियल है। ये कोई बहुत कंस्ट्रक्शन करने के लिए अच्छी जगह नहीं है, ये कोई बहुत ज़्यादा निर्माण करने के लिए, घर बहुत सारे बनाने के लिए अच्छी जगह नहीं है, होटल उस लिहाज से ये बिल्कुल भी सुरक्षित जगह नहीं है। फिर जो ब्लास्ट हुए, सुरंग बनी या उस लिहाज से या बहुत चौड़ी रोड करने की बात हुई, तो उस लिहाज से बिल्कुल सेफ इलाका नहीं है। यहाँ सेस्मिक ज़ोन 5 है, भूकंप आ सकते हैं, भूस्खलन हो सकता है, लैंडस्लाइड हो सकती है। तो और आपने बताया कि जिस तरह से ड्रेनेज सिस्टम खराब रहा। विस्तार हो सकता है अप टू सर्टेन लिमिटेड एक्सटेंट, वो लिमिटेड एक्सटेंट को एक्सीड हो गया, ये प्रॉब्लम हो रहा है। जी। हर हिमालयन आपका बेल्ट में अगर इस तरह से हुँ। जो भी टाउन है, हर जगह में इस तरह से दिक्कत है। लेकिन जब तक वो लिमिट के अंदर है, उसका फाउंडेशन के ऊपर उतना लोड नहीं आ रहा और सब सरफेस में ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं हो रहा, सरफेस इंड्यूस्ड फिनोमेना तो हो ही रहा है, हर जगह में हो रहा है। ये प्रॉब्लम है, लेकिन लिमिट के बाहर अगर हो जाता है, उसको मॉनिटरिंग करना ज़रूरत है। लोड बियरिंग कैपेसिटी हम लोगों को असेस करना ज़रूरी है। तो इस तरह से बाकी सिटी को भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए और इस तरह से आपदा और इस तरह से इंसिडेंट एपिसोड ना हो एट डिफरेंट प्लेस में। लेकिन ऐसे नहीं है क्या इधर होना ही नहीं चाहिए, तो ऐसे नहीं है, आप टू लिमिटेड एक्सटेंट की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होना चाहिए। जी। तो अब मेरा आखिरी सवाल सर आपसे यही कि जिस तरह आपने बात की टो कटिंग की कि जो नदियाँ बहकर आई, जो पानी बहकर आया, उसने इसकी जो तलहट है उसको और कमज़ोर किया। तो कई ऐसी बातें रही जिसने इस जोशीमठ के इलाके को कमज़ोर किया। अब अगर आप उस विषय पर प्रकाश डालें और साथ ही मैं आपसे समझना चाहूँगी कि आखिरी सवाल मेरा ये है कि एक्सपर्ट हैं या एनवायरमेंटलिस्ट हैं, वो अब सवाल कर रहे हैं कि क्या ये जो जोशीमठ में हो रहा है, वो किसी बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा है? क्या उत्तराखंड के और भी जो कस्बे हैं, ज़िले हैं, शहर हैं, टाउन्स हैं, वो भी इस समय वहाँ लोगों को समझ जाने की, प्रशासन को आगाह करने की तरफ एक तरह से ये प्रकृति की तरफ से इशारा मिल रहा है, डॉक्टर काराचंद साईं? देखिए पर्टिकुलरली जो हिली एरिया में और हिमालयन रीजन में जो बहुत सारी टाउन्स डेवलप हुआ है, एक्सपेंड हुआ है, हर जगह में हम लोगों को मालूम है ये सिस्मिकली एक्टिव जोन है। इतना स्लोप रीजन में जब मकान बनेगा, देन जी। ये लोग ये सब मकान वल्नरेबल होगा लैंडस्लाइड के लिए। बारिश होता है आजकल, एक्सेसिव रेनफॉल हो रहा है बिकॉज एक्सट्रीम इवेंट आ गया, एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो ये सब चीज़ बहुत पहले एक्सट्रीम इवेंट के बारे में हम ही लोग जो अभी लास्ट 3-4 डिकेड्स में जिस तरह से बातें सुन रहे हैं, इससे पहले तो एक्सट्रीम इवेंट का बात नहीं आती थी। तो बहुत अ, लंबा समय तक बारिश होता था। अभी सडनली हाफ एन आवर में इतना ज़्यादा बारिश होता है, वो इमीडिएटली गासिंग आउट नहीं हो पाता है, वो लेके चला जाता है उसका मोमेंटम के साथ। इस तरह से चीज़ें पैदा हो रहा है। तो बाकी जो टाउन डेवलप हुआ है एंड जोशीमठ में जिस तरह से विस्तार हुआ है, उसमें काफ़ी डिफरेंस है। मैंने पहले भी बताया है, जोशीमठ गेटवे ऑफ हिमालयन डिफरेंट प्लेसेस के जाने के लिए जो इस्तेमाल हो रहा है, इसी के लिए इसके मशरूमिंग तरह का जो डेवलपमेंट हुआ है, बिल्डिंग आया है, होटल जी। आया है, इतना डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। बट हम ये रूल आउट नहीं करेंगे, आप नैनीताल की भी बात कर रहे थे, वो जिस ग्रेडियंट जी। में स्लोप में है, कर्णप्रयाग। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सब रीजन को भी हम लोगों को एक असेस फिर असेस करना पड़ेगा, रीअसेस करना पड़ेगा, जो इसके सस्टेन पावर कितना है, उसके ऊपर किस तरह से बिल्डिंग हम लोगों को लाइट वेट बिल्डिंग होना चाहिए, जो हेवी वेट बिल्डिंग है उसको अगर हो गया तो देखना पड़ेगा। डेफिनेटली वो इस तरह का एक्टिविटी आएगा तो टिल्ट होगा, फिर गिरने का चांस रहेगा, उसका फाउंडेशन अगर स्ट्रांग नहीं होगा। तो बहुत तरह चीज हिमालयन के
रीजन में जो टाउन डेवलप हुआ है, ये संभावना है। लेकिन जोशीमठ के बारे में जब हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारा पिलग्रिमेज के लिए और ट्रेकिंग के लिए, टूरिस्ट के लिए इतना सारी पॉपुलेशन जाना आना शुरू हुआ, जिसके लिए इस तरह से लोग अपना रोटी रोजगारी के लिए भी डिफरेंट तरह का हरकतें किया है, बिल्डिंग, रेस्टोरेंट, ये एंड नाला को और जो ड्रेनेज पैटर्न है उसको फॉलो नहीं किया। इसके वजह से जो सिचुएशन पैदा हुआ है दूसरा सिटी में उतना नहीं है। लेकिन हम हमेशा ये कहा रहा है जो सेस्मिक जोन 4 और 5 में हिमालय का बहुत क्षेत्र में इतना टाउन है, स्लोप रीजियन में है, लैंडस्लाइड होता है, उसका रॉक स्ट्रेंथ हर जगह में सेम नहीं है, किसी जगह में रॉक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किसी जगह में कम है। तो इसको रीअसेस करके हम लोगों को पूरा हिमालय में जितना सारी टाउन है उसका लोड बियरिंग कैपेसिटी देखना है, कितना हम लोग बिल्डिंग हो रहा है और उसका सब सरफेस प्रोसेस में क्या हो रहा है, और क्लाइमेट इंड्यूस फेनोमेना का वजह से वहाँ पर जो लैंडस्केप में किस तरह से चेंज आ रहा है, जियोमॉर्फोलॉजिकल चेंज कैसे आ रहा है, उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ रहा है जमीन के ऊपर, ये हम लोगों को देखने का टाइम आ गया। एंड मेरे विचार से जोशीमठ अभी बहुत स्ट्रेस्ड है, वहाँ पर जो सिचुएशन पैदा हुआ है इस तरह से सिचुएशन दूसरा शहर में ना हो। एंड उसके पहले हम लोग जो बातें कर रहे थे, हर रीजन का एक पर्टिकुलर लिमिटेड एक्सटेंट तक ही विस्तार होना चाहिए, उसके अंदर ही लिमिट होना चाहिए बाकी सिटी को भी। एंड इस सिटी का हालत थोड़ा उससे एक्सीड हो गया। जी, जोशीमठ में जो स्थिति है वो अब एक तरह से कहें नियंत्रण से बाहर है। इतना वो लोड उठा नहीं सकता था, इतना निर्माण का वो जो भार है वो उठा नहीं सकता था। दूसरे भी फैक्टर इसके लिए ज़िम्मेदार आपने बताया कि किस तरह से ड्रेनेज सिस्टम का खराब होना, खराब ड्रेनेज सिस्टम, नेचुरल वाटर का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होना, कहीं से भी फिर पानी निकलना और जिस तरह की दरारें सड़कों में और जगह हमने देखी। फिर आपने तलहट की बात की, टो कटिंग यानी कि जो मलबा बहकर आता है या पानी बहकर आता है वो उसकी और लूज मटेरियल में बना है तो किस तरह से उसकी जो बेस है उसमें पानी किस तरह उसको कटाव करता है, काटता है। और फिर बाकी वो तो एक ऐसी जगह पर है ही जहाँ सेismic एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। तो जो उत्तराखंड के दूसरे भी शहर हैं वहां भी इस तरह का असेसमेंट होना चाहिए कि वो कितना लोड, कितना भार ले सकते हैं। जी जी, आप कुछ कह रहे हैं। इसमें हम ही लोग अभी सैटेलाइट डाटा में भी ये भी देख रहे हैं, जो मैं रिवर फ्लो का बात कर रहे हैं, जब हम लोगों का 22 में आपदा आया था ऋषिगंगा धलीगंगा में, उसका पहले 21 में, तो उसका इम्पैक्ट अभी हम लोग सैटेलाइट डाटा में भी ये देख रहे हैं। जो चैनल है इसके मतलब नीचे वो वाइडनिंग हो रहा है, इसका मतलब टो कटिंग का एविडेंस वहां से पता चल रहा है। इवन जो रेनी विलेज वहां पर भी हम लोग देखे हैं, जो लास्ट 22 में जिस तरह से वहां पर दैट डेब्री एंड रिवर के थ्रू आने लगा था ऋषिगंगा में, धलीगंगा ऋषिगंगा में, तब वहां पर जो रेनी विलेज था वो रेनी विलेज को ऐसे काट करके लेके आया, तो वो स्लोप रीजन सब्सिडेंस अभी भी हो रहा है। हम लोग को इससे एक सबक मिला, ये बहुत इंसिडेंट्स के बाद सबक मिला, लेकिन फिर भी हम लोग इसको जिस तरह से साइंटिफिक एविडेंस के साथ रिपोर्ट छपा गया है उसके हम लोगों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। एंड मैं फिर एक बार कहूँ जे इसमें हिमालयन रीजन के लिए, हिमालयन में जितना सारी टाउन डेवलप हुआ है उसमें हमें बहुत लोगों का रोल है। नॉट ओनली द साइंटिफिक कम्युनिटी साइंस करके रिपोर्ट देगा, एडमिनिस्ट्रेशन उसको देखेगा, गवर्नमेंट का पीपल देखेगा, और वहाँ का टूरिस्ट कुछ बदर नहीं करेगा, लोकल पीपल बदर नहीं करेगा। ये सेंसिटाइजेशन का बहुत जरूरी है। ये प्लेन में जो टाउन डेवलप होता है, यहाँ का टाउन डेवलप में हम लोगों को हम लोग हमेशा ये बातें करता है, फ्रेजाइल इकोसिस्टम को हम लोगों को देखना पड़ेगा, किसी तरह से वो डिस्टर्ब ना हो। एंड उसके वजह से हम सभी लोगों का सतर्क होना जरूरी है एंड एक साथ में एकत्रित होकर के एक कंट्रीब्यूशन करना है। जी, सतर्क होना बहुत ज़रूरी है और ऐसी स्थिति दूसरे इलाकों में पैदा ना हो उसके लिए सावधान होना बहुत ज़रूरी है। और आपने कई बातें बताई कि किस तरह से जब आप ऋषिगंगा, धूलिगंगा में जो इंसिडेंट हुआ था उसकी बात कर रहे हैं तो वहाँ स्लोप रीजन को भी बहा के लेकर आ गया था। जो आप बता रहे हैं जहाँ बारिश जिस इलाके में ज़्यादा हुई या जो रेनी आप विलेज बता रहे थे, वहाँ किस तरह से नुकसान हुआ और जो मलबा जो बहकर आगे आता है
उसने भी इसके जो पहाड़ है जोशीमठ की, जो बिल्कुल नदी किनारे का इलाका है, पहाड़ की एकदम निचली तलहट जिसे बोलते हैं, वहां से भी जिस तरह कटाव हुआ। तो कई बातें आपने बताई जोशीमठ को लेकर, तो और बाकी उत्तराखंड के और भी शहर और जो इलाके हैं उनको लेकर भी अब सावधान होने की जरूरत है कि वो कितना निर्माण का भार उठा सकते हैं, और किस तरह से एक जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म की आप बात करते हैं डॉक्टर कालचंद साई, कि ऐसा विकास करें हम जो प्रकृति के साथ एक सामंजस्य बिठा के हो सके। ये नहीं कि हम जो प्रकृति है उसका बहुत ही ज्यादा एक तरह से एक्सप्लॉइट कर लें उसे, और फिर उसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ता है, जो कि हम जोशीमठ में जो हो रहा है उसके तौर पर देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कालाचंद साई, देहरादून से हमसे जुड़ने के लिए। आप डायरेक्टर हैं वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के, देश के बड़े साइंटिस्ट हैं, और जियोलॉजी पर आपके इंस्टीट्यूट की लगातार कई रिपोर्ट्स आती रहती हैं, आपसे चर्चा होती रहती है जियोलॉजी को लेकर, कि किस तरह से हम जो है प्रकृति के साथ एक सामंजस्य बैठा सकें, उसके साथ विकास भी हो, लेकिन साथ ही हम प्रकृति को इतना नुकसान ना पहुंचाएं कि वो देख रहे हैं कि उसका फिर हमें खामियाजा भुगतना पड़े। तो शुक्रिया इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, और हमारे सभी व्यूअर्स का भी शुक्रिया जो इस कार्यक्रम से जुड़े और लगातार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। डॉक्टर कालचंद साई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप देहरादून से आप हमारे साथ जुड़े और आपने वक्त निकाला हमारे व्यूअर्स को ये महत्वपूर्ण जानकारी आसान शब्दों में समझाने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी दर्शकों का जो इस कार्यक्रम से जुड़े। और अगर आपको ये कार्यक्रम, ये चर्चा पसंद आई तो इस कार्यक्रम को आप लाइक कर सकते हैं, इसे शेयर कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में लिखकर आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। कोई आप चाहते हैं किसी विषय पर चर्चा हो तो आप वो भी हमें लिखकर अपनी राय बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सभी दर्शकों का शुक्रिया इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, इसे पसंद करने के लिए, और इसमें लगातार हम देख रहे हैं कि लोग कमेंट कर रहे हैं। और भी किसी विषय पर अगर आप चाहते हैं कि हम चर्चा करें तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर आप बता सकते हैं।